जय हिंद। कल हम लोगों ने 12वीं कक्षा के भूगोल विषय में चैप्टर नंबर 9 प्रारंभ किया था। चैप्टर का नाम था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, उसके कितने प्रकार हैं, इन सारे तथ्यों को हम लोगों ने कल जाना था। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कुछ गुटों के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब विश्व के कुछ ऐसे गुट के बारे में चर्चा करेंगे जो गुट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभा रहा है और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अपने सदस्य देशों में आर्थिक प्रगति में सहयोगी साबित हो रहा है। तो आइए पहले चर्चा कर ले फटाफट कि आज किन किन अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूरोपीय साझा व्यापार ECM, यूरोपीय स्वतंत्र व्यापार संघ EFTA, आपसी आर्थिक सहयोग के लिए परिषद कोमिकोन, लैटिन अमेरिकी स्वतंत्र व्यापार संघ LAFTA लाफ्टा, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन शार्क, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन OPEC, इसके अलावा गैट, WTO। हालांकि इसके बारे में चर्चा हमने पहले भी किया है, लेकिन फिर भी सब पर चर्चा होगी। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं यूरोपीय साझा व्यापार, यूरोपियन कॉमन मार्केट ECM, यूरोपीय साझा व्यापार, यूरोपियन कॉमन मार्केट। इसकी स्थापना 1957 ईस्वी के रोम संधि के द्वारा 1958 में हुआ था। यूरोपीय साझा व्यापार का गठन स्थापना 1958 में हुआ, लेकिन 1957 के रोम संधि के द्वारा हुआ था। प्रारंभ में यूरोपीय साझा व्यापार संघ में सदस्य देशों की संख्या 6 थी। मतलब यूरोपियन कॉमन मार्केट में प्रारंभिक या मौलिक सदस्य देशों की संख्या 6 थी, जो वर्तमान में बढ़कर 28 हो गई है। और यूरोपीय साझा व्यापार पश्चिमी यूरोप के विकसित देशों का संगठन है। इसके प्रारंभिक सदस्य फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग थे। और वर्तमान समय में विश्व के 28 देश इसके सदस्य हैं और सभी सदस्य देश आपसी सहयोग के आधार पर एक दूसरे के आर्थिक प्रगति में सहभागी बने हुए हैं। दूसरा है यूरोपीय स्वतंत्र व्यापार संधि। यूरोपीय स्वतंत्र व्यापार संधि EFTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। मतलब यूरोप महादेश का वह देश जो यूरोपीय साझा व्यापार संघ का सदस्य नहीं था। यूरोप महादेश का वह देश जो यूरोपीय साझा व्यापार संघ का सदस्य नहीं था, उन देशों ने 3 मई 1960 ईस्वी को स्टॉकहोम संधि के द्वारा अपना एक अलग नया व्यापारिक गुट का निर्माण किया। उसका नाम है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, मतलब यूरोपीय स्वतंत्र व्यापार संघ। इसका उद्देश्य क्या था? तो सदस्य देशों के बीच स्वतंत्र व्यापार को बनाए रखना। और इसके सदस्य मतलब EFTA के सदस्य कौन हैं? तो विश्व का यूरोप महादेश का वह देश जो ECM ग्रुप में शामिल नहीं है, उन देशों का संगठन है यूरोपीय स्वतंत्र व्यापार संघ। इसके अलावा है आपसी आर्थिक सहयोग के लिए परिषद। आपसी आर्थिक सहयोग के लिए परिषद मतलब कॉमेकॉन, काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस, काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस, संक्षिप्त में इसे
COMECON, कोमेकोन के नाम से जानते हैं। यह रूस तथा रूस के पूर्व में यूरोप महादेश के जो देश है उन देशों का गुट है। इसका उद्देश्य क्या है कि सदस्य देशों के बीच व्यापारिक हित तथा उनकी समस्या का समाधान करना। कोमेकोन यूरोप महादेश के पूर्व में जो देश है उसको और रूस को मिलाकर एक व्यापारिक संघ की स्थापना किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो व्यापारिक हित और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए आपस में अच्छे संबंध की क्या करना, स्थापना करना। इसके अलावा अगला जो संगठन है उसका नाम है लैटिन अमेरिकी स्वतंत्र व्यापार संघ। आप सभी जानते हैं कि दक्षिण अमेरिका महादेश को लैटिन अमेरिका के नाम से भी जानते हैं। दक्षिण अमेरिका महादेश को हम लैटिन अमेरिका के नाम से भी जानते हैं। तो लैटिन अमेरिकी स्वतंत्र व्यापार संघ LAFTA, लैटिन अमेरिका फ्री ट्रेड एसोसिएशन, लैटिन अमेरिका फ्री ट्रेड एसोसिएशन मतलब लाफ्टा, यह दक्षिण अमेरिका महादेश के या लैटिन अमेरिका महादेश के स्वतंत्र व्यापार संघ है। आपको बता दें इसके सदस्य देश हैं अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको, चिली और वेनेजुएला। लाफ्टा का गठन 1969 ईस्वी में किया गया और उद्देश्य है सदस्य देशों के बीच दक्षिणी साझा व्यापार संधि की क्या करना, स्थापना करना। अगला है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन मतलब दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का एक संघ है। एशिया महादेश के दक्षिण और पूर्व में 10 देशों का एक समूह है। उस 10 देशों के व्यापारिक समूह का, आर्थिक समूह का नाम है आसियान। आसियान की स्थापना जकार्ता सम्मेलन के फलस्वरूप 8 अगस्त 1967 को की गई। प्रारंभ में इसमें सदस्य देशों की संख्या 5 थी जो वर्तमान में बढ़कर 10 हो गई है। और आसियान का उद्देश्य क्या है? तो आपसी सहयोग के द्वारा सदस्य देशों का तीव्र आर्थिक विकास करना। उसके बाद बात करते हैं सार्क पर, SAARC, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन यह दक्षिण एशिया के देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। 1985 ईस्वी में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सार्क की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। इसके सदस्य देश वर्तमान समय में 8 है। इनके सदस्य देश का नाम भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। चीन और म्यांमार को छोड़कर भारत के अगल बगल के जितने देश हैं सभी सार्क के सदस्य हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो आपसी सहयोग और प्रतिस्पर्धा के द्वारा सदस्य देशों का विकास करना, आर्थिक सहयोग करना। उसके बाद है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक। संसार में पेट्रोल का उत्पादन करने वाले और उसका निर्यात करने वाले देशों का एक संगठन है। उस संगठन का नाम ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। इसकी स्थापना 1960 में की गई और इसकी स्थापना करने का उद्देश्य क्या है? तो सदस्य देशों के बीच जो पेट्रोल का निर्यात करते हैं, उत्पादन करते हैं, उन सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम के निर्यात में, उत्पादन में तकनीकी मदद करना। इसके सदस्य देश हैं इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला। इसके अलावा कतर, इंडोनेशिया, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, नामीबिया, ये सारे इसके सदस्य देश हैं। मतलब जितने भी खाड़ी देश हैं सभी इसके सदस्य हैं। इसके अलावा गैट, GATT, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, 1947 के संधि के फलस्वरूप 1948 में इसकी स्थापना हुई गैट की। इसका मुख्यालय जेनेवा में था, लेकिन 1 जनवरी 1995 ईस्वी को गैट का नाम बदलकर WTO कर दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1 जनवरी 1945 को 95 में इसकी स्थापना की गई। विश्व के 164 देश WTO के मेंबर है। और WTO का काम क्या है? तो विश्व में व्यापार संबंधी समझौता के लिए मंच तैयार करना,
सदस्य देशों के बीच समन्वय स्थापित करना, व्यापार का विकास करना। WTO के बारे में विस्तार से चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था। अब प्रश्न है, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के द्वार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का द्वार कहते किसे? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का द्वार हम पतन मतलब बंदरगाह को कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का द्वार किसे कहते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का द्वार माने गेट हम पतन मतलब बंदरगाह को कहते हैं। प्रश्न होगा, तो बंदरगाह को या पतन को या पोर्ट को अंतरराष्ट्रीय व्यापार का द्वार क्यों कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा कि पतन को अंतरराष्ट्रीय व्यापार का द्वार कहते हैं क्योंकि पतन को अंग्रेजी में पोर्ट कहते हैं, PORT, पोर्ट कहते हैं। और पोर्ट लैटिन भाषा के शब्द पोर्टा से बना है, जिसका अर्थ होता है डोर माने गेट, मतलब वह स्थान जहां पर जहाज कहीं बाहर से आकर ठहरते हैं और दूसरे जगह पर जाने के लिए तैयार होते हैं। तो जहां पर जहाज आके रुकते हैं, ठहरते हैं या दूसरे देशों के लिए खुलते हैं, उसी स्थान को हम क्या कहेंगे? पतन कहेंगे, बंदरगाह कहेंगे। मन में एक प्रश्न होगा कि बंदरगाह के निर्माण के लिए, बंदरगाह के विकास के लिए अनिवार्य घटक कौन कौन हैं? तो आपको बता दें कि बंदरगाह के या पतन के विकास के लिए जो अनिवार्य घटक है वह है अच्छा पोताश्रय, मतलब जहां जहाज ठहरे वहां जल का मात्रा पर्याप्त हो, घनी पृष्ठभूमि, वहां आसपास में आबादी ज्यादा हो, परिवहन के विकसित साधन, मतलब वहां तक रेल और सड़क का व्यवस्था हो, अनुकूल जलवायु, ज्वार भाटा भी नहीं आता हो ज्यादा, आंधी तूफान से चक्रवात से वंचित हो, और जहां डीजल कोयला मतलब ऊर्जा के साधन आसपास में हो, वहीं पर बंदरगाह का विकास किया जाता है। मन में एक प्रश्न होगा, तो बंदरगाह कितने प्रकार के होते हैं? पतन कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको बता दें, संसार में जितने बंदरगाह हैं उन बंदरगाहों को 6 वर्गों में 7 वर्गों में बांटा गया है। संसार में जितने भी बंदरगाह हैं उस बंदरगाह को 7 वर्गों में बांटा गया है। पहला है खुला पतन। खुला पतन, ओपन पोर्ट। खुला पतन उस पतन को कहते हैं जिसका पोताश्रय न तो ज्यादा गहरा होता है और न ही ज्यादा आंधी तूफान से सुरक्षित होता है। मतलब वह बंदरगाह जो न तो ज्यादा गहरा है और न ज्यादा आंधी तूफान से सुरक्षित है, तो उस बंदरगाह को हम खुला बंदरगाह या ओपन पोर्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा, मन में प्रश्न होगा, तो भारत में कोई ऐसा बंदरगाह है जो खुला है? तो आपका उत्तर होगा चेन्नई। चेन्नई बंदरगाह ओपन पोर्ट का खुला पतन का उदाहरण है। दूसरा है खाड़ी पतन। तो खाड़ी में, जैसे बंगाल की खाड़ी, खाड़ी के मुहाने पर, खाड़ी के किनारे बनाए गए बंदरगाह को खाड़ी पतन के नाम से जानते हैं। जैसे राइन नदी, अमेजन, उत्तरी अमेरिका में सेंट लॉरेंस नदिया पर जो बनाई गई बंदरगाह है वह खाड़ी पतन के उदाहरण है। उसके बाद नदियों के पतन। नदियों पर, विश्व की जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उन नदियों पर बनाई गई बंदरगाह को हम नदी पतन कहते हैं। और नदी पतन में अपने भारत में एक है कोलकाता बंदरगाह जो हुगली नदी पर है। इसके अलावा लंदन, ग्लासगो, कलकत्ता, लंदन और ग्लासगो ऐसा बंदरगाह है जो नदी पर बनाया गया है। उसके बाद स्थिति के आधार पर बंदरगाह के 7 प्रकार है। पहले आंतरिक बंदरगाह, देश के अंदर, किसी देश के अंदर नदियों में बनाई गई बंदरगाह को आंतरिक बंदरगाह कहते हैं। दूसरा, बाह्य पतन, देश के बाहर समुद्र, सागर, महासागर के किनारे जो बंदरगाह बने हैं उसे बाह्य पतन कहते हैं। उसके बाद सवारी पतन, कुछ ऐसा बंदरगाह होता है जो बस की तरह एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह पर जाता है, रुकता है, यात्री को उठाता है और दूसरे बंदरगाह पर जाकर छोड़ता है। तो यात्रियों को ढोने के लिए, यात्रियों को उतारने और चढ़ाने के लिए जिस बंदरगाह का विकास किया गया है उसको हम यात्री पतन कहते हैं। व्यापारिक पतन, व्यापार के उद्देश्य से, व्यापार के विकास के लिए जिस बंदरगाह का विकास किया गया है उसको हम वाणिज्यिक पतन कहते हैं। उसका तेल पतन, जिस बंदरगाह से तेल का आयात निर्यात किया जाता है, जिस बंदरगाह से
तेल का आयात और निर्यात किया जाता है उसे हम तेल पतन कहते हैं। जैसे वेनेजुएला, माराकाइबो, ट्रिपोली, ये ऐसे बंदरगाह है जिससे केवल पेट्रोलियम का ही आयात निर्यात किया जाता है। पोर्ट ऑफ कॉल, कुछ ऐसे भी बंदरगाह होते हैं जहां पर जहाज रुककर पानी भरते हैं, ईंधन की आपूर्ति करते हैं। तो वह बंदरगाह जिसका विकास इसलिए किया गया है ताकि जहाज वहां पर ठहर कर रुक कर पानी भर सके, ईंधन भर सके, आवश्यक वस्तु का क्रय विक्रय किया जा सके, उसको हम पोर्ट ऑफ कॉल कहते हैं। पैकेट बंदरगाह, पैकेट बंदरगाह को फेरी पोर्ट भी कहते हैं। मतलब छोटा छोटा बंदरगाह, बहुत छोटे छोटे बंदरगाह को फेरी पोर्ट या पैकेट स्टेशन कहते हैं। और एंड्रोपोर्ट, एक देश के सामान को दूसरे देश तक बहुत जल्द पहुंचाने के लिए, एक देश के माल को दूसरे देश तक बहुत जल्द पहुंचाने के लिए जिस बंदरगाह का विकास किया गया है उसको हम एंड्रोपोर्ट के नाम से जानते हैं। और नौसैनिक पतन, नौसेना के जहाज़ों के परिचालन करने के लिए, ठहरने के लिए जिस बंदरगाह का निर्माण किया गया है उसको हम नौसैनिक पतन के नाम से जानते हैं। ये रहा भूगोल चैप्टर नंबर 9। कल हम लोग भूगोल का चैप्टर नंबर 10 लेकर आएंगे। धन्यवाद।